जय हिंद साथियों, मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर। साथियों, स्मार्ट स्टडी अप्रोच यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए लेकर आ रहा है सफलता बैच, और इस सफलता बैच के माध्यम से मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन, जिसमें हम मध्य प्रदेश को जानेंगे कि कितना प्यारा हमारा मध्य प्रदेश है, क्यों इसे देश का दिल कहा जाता है। और आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ आप सभी के बीच में सिलेबस के डिस्कशन के लिए। तो सीधा हम चलते हैं हमारे सिलेबस के डिस्कशन के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन हमें किन किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी परीक्षाएं हैं जिसमें हमारे मध्य प्रदेश का जीके पूछा जाता है। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, एमपीएसआई, आबकारी, एमपी पुलिस, पटवारी और व्यापम द्वारा आयोजित होने वाली सभी परीक्षाएं जिसमें कि हमारे मध्य प्रदेश का जीके पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए हमारा ये बैच, जो सफलता बैच हम लेकर आ रहे हैं, ये उस सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं हमारे सिलेबस के डिस्कशन पर। और सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया हमारा जो सिलेबस है उसमें हमारा पहला जो पार्ट है वो क्या है। तो सबसे पहला पार्ट है जिसमें हम देखेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है साथियों, तो मध्य प्रदेश का इतिहास में पहले तो मैं पेन को ठीक कर लेता हूँ। चलिए, तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के इतिहास में हम कौन कौन सी घटनाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, कौन कौन से राजवंश हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, या कौन कौन से राजवंशों का संबंध हमारे मध्य प्रदेश से रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि देश के स्वतंत्रता आंदोलनों में किस प्रकार हमारे मध्य प्रदेश का योगदान रहा। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला और कला संस्कृति के बारे में हम जानेंगे। फिर इसके बाद हम मध्य प्रदेश की जनजातियाँ और उनकी बोलियों के बारे में, चूँकि हमारा मध्य प्रदेश अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बोली जो है बोली जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हमारे मालवा रीजन में हम देखते हैं कि यहाँ पर मालवी बोली बोली जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि निमाड़ में निमाड़ी बोली, या फिर बुंदेलखंड में बुंदेली। इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बोलियां बोली जाती है। तो हम इन बोलियों के बारे में जानकारी लेंगे। फिर हम देखेंगे कि भैया हमारे मध्य प्रदेश में प्रमुखतः कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, हमारे यहाँ का लोक संगीत कौन सा है, कौन कौन सी लोक कलाएँ हैं और कौन कौन से लोक साहित्य है। इन सभी चीज़ों को हम मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि भैया हमारे जो मध्य प्रदेश है उसके प्रमुख कौन कौन से साहित्यकार हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं जो हमारी परीक्षाओं में पूछी जाती है। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिसकी एक बहुत ही फेमस रचना है पुष्प की अभिलाषा। तो इसी प्रकार से और कौन कौन से साहित्यकार हैं जो हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। चूँकि हमारे मध्य प्रदेश का धर्म से भी काफ़ी महत्व है, तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर कौन कौन से धार्मिक स्थल पाए जाते हैं, हमारे यहाँ की किस प्रकार की संस्कृति है, और कौन कौन से ऐसे पर्यटन स्थल है जो पुरातात्विक काल से या हमारे पूरे भारत में उसको पढ़ा जाता है और उसके बारे में जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में जो 3 विश्व धरोहर स्थल है, जैसे कि सांची हो गया, भीमबेटका हो गया। ठीक है, तो इन सभी विश्व धरोहर स्थलों के बारे में हम जानेंगे। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश का एक नाम जनजाति प्रदेश भी है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की जनसंख्या का लगभग 21% जनसंख्या जो है वह जनजाति वर्ग से बिलोंग करती है। इसलिए हम यहाँ के जनजाति व्यक्तियों के बारे में भी देखेंगे, और इसमें देखेंगे कि इनमें से बहुत सारे जो जनजाति व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी बराबरी से अपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद अगले सेक्शन पे चलते हैं। तो अगला जो सेक्शन है हमारा वो है मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश के भूगोल में हम क्या देखेंगे कि भैया हमारे मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, कौन कौन से वन उपज पाए जाते हैं।
ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश का एक और नाम हमें देखने को मिलता है तेंदुपत्ता प्रदेश, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में यहाँ पर तेंदुपत्ता भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो और भी कौन कौन से वन उपज हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये सुन रखा है कि हमारे मध्य प्रदेश को हम नदियों का मायका भी कहते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है और किन किन पठारों के रूप में हमारे मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है, हम उसके बारे में भी जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती है, यहाँ का तापमान किस प्रकार का है और यहाँ के जो मौसम हैं वो किस प्रकार से, यहाँ वर्षा का क्या मापदंड है, यहाँ गर्मी किस प्रकार से पड़ती है। तो इस सभी को हम मध्य प्रदेश की जलवायु के अंतर्गत पढ़ेंगे। वहीं पर हम देखेंगे कि भैया हमारे मध्य प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है और कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे खनिज हमारे मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं। एक समय ऐसा था जब हम खनिज संपन्न राज्यों की श्रेणी में आते थे, किंतु वर्ष 2000 में जब छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश से अलग हो गया, तब बहुत सारा हिस्सा या हम कह सकते हैं कि अधिकांश हमारा जो खनिज है वो छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया। तो उन खनिजों के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि भैया हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है और उन फसलों के लिए जो जल संसाधन है या हम किस प्रकार से सिंचाई करते हैं। और चूंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ पाई जाती है, तो उन सभी नदियों पर बहुत सारी सिंचाई परियोजनाएं भी हैं जो हमें पढ़ना है। इसके बाद हम देखते हैं कि भैया ऊर्जा के हमें परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत को भी हम जानेंगे। हम देखेंगे इसके बाद में कि भैया हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन से उद्योग हैं जो हमारे मध्य प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, हम मध्य प्रदेश की जनगणना के बारे में जानेंगे। और चूंकि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर अंतिम जो जनगणना हुई थी वो जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी, उसके बाद से अभी तक जनगणना नहीं हुई है। तो हमें अभी भी कौन सा डाटा पढ़ना है, तो वर्ष 2011 वाला जनगणना का डाटा पढ़ना है। तो इसे भी हम बहुत रोचक तरीके से हम पढ़ेंगे। तो चलिए अगले सेक्शन की ओर चलते हैं और हमारा अगला सेक्शन है जिसमें हम मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि इसमें भारत का संवैधानिक व्यवस्था भी है, तो भारत की संवैधानिक व्यवस्था मैं नहीं पढ़ाऊँगा, हमारे जो दिनेश सर है वो आपको पढ़ाएंगे। लेकिन इसमें जो मध्य प्रदेश वाला पोर्शन है जिसे मैं पढ़ाऊंगा, तो चलिए हम सीधा मध्य प्रदेश के पोर्शन पे बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन कौन सा पोर्शन है जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की वैधानिक व्यवस्था में हम देखेंगे, हम मध्य प्रदेश के राज्यपालों के बारे में जानेंगे, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के बारे में जानेंगे। इसके बाद में हम मध्य प्रदेश की विधानसभा के बारे में जानेंगे और इसी विधानसभा और मंत्रिमंडल के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में, इसके बाद में कौन कौन से उप मुख्यमंत्री रहे, कौन नेता प्रतिपक्ष रहा, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि भैया हमारे मध्य प्रदेश में जो हाईकोर्ट है उस हाईकोर्ट से संबंधित भी हम जानकारियाँ एकत्रित करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि भैया हमारे यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू है। ठीक है। और कितने स्तर की है, तो 3 स्तर की है। तो हम पंचायती राज व्यवस्था भी यहाँ पर जानेंगे। और इसके बाद में हमारे यहाँ पर जो नगरीय प्रशासन है, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हम मध्य प्रदेश में सुशासन या गुड गवर्नेंस के बारे में भी हम यहीं पर पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला सेक्शन आता है हमारा, वो अगला सेक्शन है जिसमें हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में हम देखते हैं कि भैया हमारी मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था का जो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें क्या योगदान है, या वर्तमान में हम किस तरह से हमारे भारत की प्रगति में हमारे मध्य प्रदेश भी शामिल है, उसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि भैया हमारे मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, और कौन कौन से कौशल हमारे यहाँ पर सिखाए जाते हैं शिक्षा के माध्यम से। तो हम उन सभी चीज़ों को भी यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि भैया अभी हमारे यहाँ पर पहले पंचवर्षीय योजना चलती थी, लेकिन अब चूँकि नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य भी चलाए गए हैं, तो हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी जो सतत विकास लक्ष्य है, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स,
ठीक है, तो हम इनके बारे में भी जानेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में किस प्रकार की कृषि पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम MSME या सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के बारे में जानेंगे और उसके अधोसंरचना के विकास के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा उसमें हम देखेंगे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। आप सभी ने सुना होगा आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। तो उसी चीज़ से प्रेरणा लेकर हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसे हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। और उसी के अंतर्गत चूँकि हर एक जिले का एक उत्पाद को एक पहचान दिलाने के लिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी एक योजना प्रारंभ की गई जिसे हम ODOP या एक जिला एक उत्पाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम मध्य प्रदेश की बौद्धिक संपदाओं के बारे में भी जानेंगे। चलिए अगले सेक्शन पर चलते हैं और जो अगला सेक्शन आता है उसमें हम देखते हैं कि भैया हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में बहुत प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। हमारे मध्य प्रदेश की जनसंख्या का भी लगभग 21% जो जनसंख्याएं हैं वो जनजाति पाई जाती है। इसीलिए हम हमारे मध्य प्रदेश को जनजातीय प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो हम देखते हैं कि जो जनजातियाँ हैं उन जनजातियों की किस प्रकार की लोक संस्कृति है, उनका क्या साहित्य है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि भैया हमारे मध्य प्रदेश में जनजातियाँ किन किन क्षेत्रों में उनका विस्तार है। ठीक है, इसके बाद में हम उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को देखेंगे। ठीक, जिसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर कुछ पिछड़ी जनजातियाँ, मुख्य रूप से तीन पिछड़ी जनजातियाँ पाई जाती है और कुछ घुमंतु जनजातियाँ उनको कहते हैं जो एक ही जगह पर अपना मूल निवास नहीं बनाती हैं, वो अलग अलग जगहों पर घूमते रहते हैं और अपना निवास रखते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम जनजातियों के त्योहार, उनकी उत्सव और उनकी भाषा या बोली या फिर जो साहित्य है उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, और उन जनजातीय व्यक्तियों का हमारे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या क्या योगदान रहा उससे संबंधित हम प्रमुख संस्थानों को पढ़ेंगे, संग्रहालयों को पढ़ेंगे और उनसे संबंधित प्रमुख जो बुक्स हैं, किताबें हैं या प्रकाशन हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो ये हमारा मध्य प्रदेश का जो सिलेबस है वो रहेगा। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स छूट जाते हैं उन टॉपिक्स को हम विविध के तौर पर पढ़ेंगे और साथ में हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था आपका सिलेबस और ये जो सिलेबस था इसे हम किसके साथ में पढ़ेंगे तो याद रखिएगा दोस्तों, हम हमारे मध्य प्रदेश की सफलता बैच के माध्यम से पूरा मध्य प्रदेश का जीके कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी जुड़ेंगे और बहुत जल्दी मैं लगभग 12 तारीख को आप लोगों से पहली क्लास के माध्यम से जुड़ूंगा। तो आप सभी जुड़ना ना भूलें और अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जितना भी मैंने आप सभी को सिलेबस डिस्कस किया है ये पूरा का पूरा सिलेबस A to Z आप सभी को एकदम फ्री पढ़ाया जाएगा हमारे इस YouTube चैनल पर। तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।